नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। और आप ये देखिए, भले ही ये हफ्ता छोटा रहा हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही फ्लैट रहे हो, लेकिन शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कहाँ बिकवाली होती हुई दिखी, वहाँ से लेके मर्जर कहाँ हुए, भविष्य की तस्वीर कौन सी कंपनियाँ दिखा रही हैं यहाँ पे, शेयरों पर किन शेयरों पर बड़े टारगेट्स आए, सब पर बात होगी। आईपीओ पर भी बात होगी। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ आखिरी तक बने रहना है। पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस हफ्ते करीब 3% के दबाव में शेयर रहा और जो भाव है करीब 57 रुपीज़ के आसपास जो है वो ठहरता हुआ दिखा। लेकिन कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, ये सुर्खियां बनती हुई दिखी। कंपनी ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से 400 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए नया ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस ताज़ा डील के बाद आंध्र प्रदेश में सुज़लोन की कुल ऑर्डर बुक लगभग 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि परियोजना के लिए ज़मीन का जो अधिग्रहण है, जमीन का अधिग्रहण करने से लेकर टरबाइन की सप्लाई करने, बैलेंस ऑफ प्लांट का काम संभालने, पूलिंग, सबस्टेशन और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से लेकर प्रोजेक्ट को चालू करने तक और उसके बाद उसको ऑपरेशनल करने तक की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सुज़लोन के पास रहेगी। आपको बता दें कि टाटा पावर की ओर से पिछले 12 महीने के अंदर सुज़लोन को दिया गया ये दूसरा रिपीट ऑर्डर है, जो कि दोनों कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच गहरे भरोसे को दिखाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के में इस तरह के बड़े ऑर्डर कंपनियों के ऑर्डर बुक को और मजबूत करने के साथ भविष्य की कमाई के लिहाज से भी काफ़ी अहम माने जाते हैं। पिछले 3 महीनों में शेयर जो है करीब 36% चढ़ चुका है। वहीं मार्केट दिग्गज देवेन चौकसी जो है, उनका कहना है कि 74 के टारगेट्स उनको फिलहाल के लिए दिख रहे हैं, 74 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अब आने वाले हफ्तों की तैयारी भी हम लोग कराते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो देखिए, शेयर बाजार में जुलाई के महीने में कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे शेयर जो कि स्मॉल कैप से मिड कैप बनते हुए दिख सकते हैं और जो कि मिड कैप है वो लार्ज कैप बनते हुए दिख सकते हैं। आइए उनके नाम जान लेते हैं। दरअसल एम्फी पर आप ये देखिए, एम्फी जो है वो हर 6 महीने में यहाँ पर कंपनियों को उनकी औसत मार्केट कैप के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कैटेगराइज करती है। नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च ने जुलाई 2026 में आने वाली संभावित लिस्ट का अनुमान जो है वो जारी किया है। नई कैटेगराइजेशन 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। इस बार कई चर्चित कंपनियां लार्ज कैप क्लब में एंट्री लेने जा रही हैं। इनमें बीएससी, वोडाफोन आइडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, जिंदल स्टील, इंडियन बैंक, इंडस टावर और साथ में ग्रो के नाम भी यहाँ पर शामिल है और भेल जैसे नाम भी यहाँ पर शामिल है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात देखिए, वेदांता ग्रुप की जो डीमर्जर के बाद नई कंपनियां जो पहली बार एम्फी के लिस्ट में शामिल हुई हैं, उनके ऊपर भी जानकारी साझा की गई है। अनुमान है कि वेदांता एल्यूमिनियम सीधे लार्ज कैप में इस कैटेगरी में जाती हुई दिखेगी, जबकि वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में जा सकती हैं यहाँ पे। अब मिड कैप क्लब में कौन शामिल होने वाला है, तो आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर, एनएलसी इंडिया, एआईए इंजीनियरिंग, अजंता फार्मा, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सोना बीएमडब्ल्यू और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप लिस्ट में शामिल होते हुए दिख सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट खबर है वो आपको जरूर जाननी चाहिए। अब हम लोग प्राइवेट बैंक, येस बैंक की बात भी कर लेते हैं। अब आने वाला हफ्ता इस खबर के लिए, इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। दरअसल क्या है, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 29 जून 2026 को होने जा रही है। इस बैठक में बैंक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई जानकारी के मुताबिक जो बोर्ड है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जारी इस तरह की चीज़ें जो है वो जारी करता हुआ दिख सकता है, क्यूआई भी जारी करता हुआ दिख सकता है। यहाँ कैपिटल जुटाने के अलग अलग विकल्पों पर, ऑप्शन पर विचार होगा। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू या फिर दूसरे कॉम्बिनेशंस के ऊपर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड योग्य डेट सिक्योरिटीज़ और जो दूसरे कन्वर्टेबल या फिर जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। बैंक ने कहा कि ये कदम भविष्य में संभावित पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और शेयरधारकों की मंजूरी के हिसाब से जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए, कंपनी जब पूंजी जुटाती है तो एक्सपेंशन करती है, बैलेंस शीट और मजबूत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका फायदा जो है आगे चल के मिलता है। लेकिन ये देखना होगा कि ये किस तरीके के यहाँ पे जो है विकल्प को चुनते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। इसके शेयरों में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर पहुंच गया, 97 के भाव पर आता हुआ दिखा। कंपनी पर रेगुलेटरी एजेंसियों की बढ़ती जांच के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ गई। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? नई बात खबर में ये है कि आप एक समझिए कि स्टॉक में गिरावट क्यों आई। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने राजेश एक्सपोर्ट्स और उससे जुड़े जो संस्थान है उसके 9 ठिकानों पर जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फीमा के तहत जो है छापेमारी की और साथ में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने अपनी जांच में कई कथित अनियमितताओं
का खुलासा किया है। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान शेयर वैल्यू में हेरफेर यानी कि प्राइस मैनिपुलेशन के संभावित संकेत मिले। इसके अलावा विदेशी लेन देन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो है वो गायब हुए। कंपनी के वेतन ढांचे में भी असामान्य बातें निकल के आई। ईडी के मुताबिक कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो कि सीएफओ हैं, उनको वर्ष 2020 से कोई भी सैलरी नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के जो एमडी हैं, उनको मंथली सैलरी सिर्फ 17,000 रुपये मिलती है, जबकि कंपनी की लगभग 7.7 लाख करोड़ की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की रिपोर्ट की गई। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में चौंकाती हैं। इस तरह के आंकड़ों ने जांच एजेंसियों के कान जो है वो खड़े कर दिए हैं और कंपनी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच जो है यहाँ पे करा ले, यानी कि एसएफआईओ और ईडी से जांच कराने के आदेश दिए गए। यानी कि देखिए 2 एजेंसियां इस समय जांच कर रही हैं यहाँ पर, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंपनी जो है कटघरे में खड़ी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा ही हैरान करने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निवेशक सिर्फ अपने पैसे से नहीं बल्कि उधार लेकर भी शेयर खरीद रहे हैं यहाँ पर। अब आप इस चीज़ को समझिए कैसे। देखिए, ताज़ा आंकड़े साफ तौर पे भारतीय निवेशकों को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ पर निर्भरता जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है। यहाँ पे कार एज रेटिंग की रिपोर्ट साफ तौर पर यह बताती है कि मई 2026 तक भारत का कुल औसत एमटीएफ बुक जो है वो 65.4% बढ़कर 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सोचिए 1.27 लाख करोड़ कितना बड़ा नंबर, रिकॉर्ड नंबर है यहाँ पे। ये सिर्फ सालाना आधार पर नहीं है बल्कि मंथली आधार पे तेजी बढ़ती हुई दिखी है। मई में एमटीएफ बुक 11% बढ़ी है और जनवरी के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया है। अब सवाल है कि ये रिटेल जो है उधार क्यों ले रहे हैं और कहाँ ले रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर। तो देखिए, रिटेल रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें तो एमटीएफ बुक का लगभग 50% हिस्सा जो है, 50% जो हिस्सा है वो ऐसे शेयरों में लगा है जो कि एफ&ओ सेगमेंट का हिस्सा है ही नहीं। बहुत सारे सोचते थे कि भाई एफ&ओ में ज़्यादा निवेश किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें बड़ी संख्या में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की है, जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। यानी कि अगर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आती है तो समस्या और गंभीर हो सकती है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जब कोई शेयर गिरता है तो ब्रोकर निवेशकों को मार्जिन कॉल भेजते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक को अतिरिक्त पैसा जमा करना होगा, लेकिन अगर निवेशक के पास एक्स्ट्रा नकदी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो ब्रोकर उसको गिरवी रखते हैं यहाँ पर, और जो गिरवी रखी जो पूरी रकम होती है उसकी होल्डिंग को वो बेच देते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है। अगर बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ ऐसा होता है तो बाजार में बिकवाली और बढ़ जाती है, इससे शेयरों में और गिरावट आ जाती है और नए मार्जिन कॉल शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। यानी कि एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट जिसे कहा जाता है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी ब्लॉक डील्स की। बहुत सारी कंपनियों ने ब्लॉक डील्स करी है, प्रमोटर्स ने माल बेचा है। तो कहाँ कहाँ खबर है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्राइवेट इक्विटी दिग्गज बेन कैपिटल ने एमक्योर फार्मा में अपनी हिस्सेदारी जो है वो 1% के आसपास जो थी वो ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया। और ये सौदा आप ये समझिए कि अमेरिकी निवेश कंपनी ने पुणे स्थित दवा निर्माता कंपनी में अपनी करीब 12 साल पुराने निवेश की तरह जो है निवेश से जो है वो बाहर निकलने को जा रही है। यानी कि 12 साल पुराना रिश्ता जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक बेन कैपिटल ने एमक्योर फार्मा में करीब 19.4 लाख शेयर लगभग 352 करोड़ रुपए में बेचे हैं। ये सौदा औसतन 1,870 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ। इस हिस्सेदारी को कई बड़े संस्थागत निवेशकों ने खरीदा। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 7.1 लाख शेयर करीब 130 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 2.6 लाख शेयर जो है लगभग 47.5 करोड़ में खरीदे हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी करीब 50 करोड़ शेयर जो हैं वो खरीदते हुए दिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बीएनबी परिवार, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है शेयर खरीदते हुए यहाँ पर दिखे हैं। स्टेनलेस स्टील वायर बनाने वाली कंपनी बंसल वायर की बात कर लेते हैं। प्रमोटर ग्रुप के सदस्य मृणाल मित्तल ने अपनी करीब 2.99% करीब 3% मान के चलिए हिस्सेदारी जो है वो ब्लॉक डील के जरिए बेच दी है। इस सौदे के तहत उन्होंने क्या किया है, करीब 46.82 लाख शेयर जो है करीब 144 करोड़ रुपए में बेचे हैं। ये हिस्सेदारी न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पालन करने के हिसाब से बेची गई है। यहाँ पे मृणाल मित्तल ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि वो अपने ओपन मार्केट के जरिए अधिकतम करीब 3% हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पे बेचेंगे। मार्च 2026 तक कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 77.99% थी। इस ब्लॉक डील में कई बड़े संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी जो है खरीदी है, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, पीएनबी परिवार है, यहाँ पर और भी कई जो बड़े फंड्स हैं उनके नाम निकल कर आते हैं। इन संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को कंपनी में मजबूत निवेशक रुचि के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पे हालांकि इतनी बड़ी हिस्सेदारी की बिक्री के बावजूद शेयर जो है वो ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ा। बंसल वायर को अगर आप देखें तो वो सपाट ही बंद होता हुआ देखा बृहस्पतिवार को।
और करीब 314 के भाव पर आता हुआ दिखा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि ये हिस्सेदारी एक रेगुलेटरी नियम के तहत थी, तो इसलिए इसे कारोबार की कमजोरी के बजाय एक कंप्लायंस कदम के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। वहीं आप देखें तो बड़े घरेलू और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने इस डील को मौके के तौर पर भुनाया है और खरीदारी वो करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। अब हम लोग एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट कंपनी है लोड़ा डेवलपर्स। शेयर में 2% की तेजी के साथ करीब करीब 949 रुपीज़ के लेवल पर ये बंद होता हुआ दिखा। इस तेजी के पीछे बेसिकली खबर निकल के आएगी कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी जो कंपनी क्या किया है, ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचकर करीब 1865 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है देखिए, 31 मार्च 2026 तक लोड़ा डेवलपर्स में प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 72.27% हिस्सेदारी थी और ये करीब 72.19 करोड़ इक्विटी शेयरों के बराबर है। वहीं कंपनी की बाकी 27.73% हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। मार्च 2026 तक कंपनी के सबसे बड़े प्रमोटर शेयर होल्डर्स की जो है संभवनाथ ट्रस्ट जो है उनके पास है। ट्रस्ट के ट्रस्टी अभिषेक लोड़ा जो और साथ में जो विनती लोड़ा है उनके जरिए कंपनी में करीब 23.12% हिस्सेदारी रखी गई है। पब्लिक शेयर होल्डर्स में आप ये समझिए कि किसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो इस हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। उनके पास 21.25% शेयर है। इसके बाद घरेलू म्यूचुअल फंड्स के पास 3.37%, बीमा कंपनियों के पास 1.23% हिस्सेदारी है। लोड़ा डेवलपर्स ने आने वाले सालों के लिए भी कुछ बड़े ग्रोथ जो प्लान्स हैं वो रखे हैं। उनका कहना है कि FY31 तक वो अपना सालाना नेट प्रॉफिट बढ़ाकर 8,500 करोड़ तक जो है वो करते हुए दिख सकते हैं। 8,500 करोड़ रुपए तक जो है वो प्रॉफिट बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साल 2026 के IPO बाजार में जो एडविथ ज्वेलर है उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी का IPO निवेशकों की जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ बढ़ता हुआ दिखा और करीब 212 गुना जो है वो सब्सक्राइब हुआ। इसके साथ ही ये साल 2026 का अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO बन गया और इसलिए हम लोगों ने इस शो के दौरान इसमें शामिल किया। रिटेल निवेशकों से लेकर संस्थागत निवेशकों तक सभी ने कैटेगरी में जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त प्रीमियम के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। शानदार लिस्टिंग की संभावनाएं दिख रही हैं। एडविथ ज्वेलर का IPO 23 जून को 130 से लेकर 138 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ खुला था और ये पूरी तरीके से फ्रेश है। करीब 1.19 करोड़ नए शेयर जारी होते हुए देखेंगे यहाँ पर। और आप ये समझिए कि इसमें सबसे ज़्यादा उत्साह जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में देखने को मिला। करीब 536 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा अगर QIB की बात करें तो 174 गुना और रिटेल पार्टिसिपेशन देखें तो 95 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर देखें इन्वेस्टर गेंस के मुताबिक तो ये करीब GMP 52 रुपये से बढ़कर 56 रुपये तक पहुंच गया है और करीब 41% की यहाँ पे बम्पर लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर दिखा रहा है फिलहाल के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शेयरों में पूरे हफ्ते ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। 4 दिनों में 23% तक चढ़ गया, 2,475 रुपये पर आ गया। तूफानी आप सोचिए तेजी इस तरह की थी स्टॉक के अंदर जनवरी से जून के बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक ने पैसे डबल कर दिया। 6 साल में 150 रुपये पर था ये शेयर 2,400 रुपये के भाव पर पहुंच गया। साथ ही ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है किर्लोस्कर ब्रदर्स उसमें भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। 5% वो भी चढ़ता हुआ दिखा, 2,000 के भाव पर वो भी आता हुआ दिखा। अब तेजी क्यों आई ये समझ लेते हैं। कंपनी ने दरअसल बताया कि भारत के हाइपर स्केल डेटा सेंटर ऑपरेटर हाइपर नेक्स्ट से उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, यानी कि AI की दुनिया में बहुत बड़ा ऑर्डर ये मिलता हुआ दिखा है। इसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने भी कंपनी के कारोबार और भविष्य की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक राय दी है। साथ ही शेयर के लिए भी अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। कंपनी को भारत के हाइपर स्केल डेटा सेंटर ऑपरेटर हाइपर नेक्स्ट से करीब 2,500 यहाँ पर KVA ऑप्टी प्राइम ड्यूल कोर पावर सिस्टम की 96 यूनिट यानी कि 192 मेगावाट की सप्लाई का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ये ऑर्डर भारत की तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार और इसके हाइपर जो पावर स्केल है यहाँ पर उसकी तस्वीर को दिखाता है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ और बता दें कि मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस स्टॉक के ऊपर स्पेसिफिक कहा है कि कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कारोबार जो है वो सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो है बढ़ती बिक्री से ऑपरेटिंग लीवरेज और मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है और इसलिए उन्होंने अपने टारगेट्स को यहाँ पर बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबरें जो है देखिए शेयर मार्केट में अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है यहाँ पर। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग 10% तक स्टॉक चढ़ गया है। 42 रुपये के भाव पर पहुँचता हुआ दिखा। 6 महीने की गिरावट के बाद स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर में आई इस खरीदारी का कारण है क्रूड ऑयल
क्योंकि वहाँ पर दाम जो है वो लगातार गिर रहे हैं। शेयर बाजार में मदरसन सुमी के शेयरों में खरीदारी का मुख्य वजह जो है मजबूत बिजनेस मॉडल, बेहतर ग्रोथ आउटलुक, ऑटो सेक्टर में मांग जो है वो लगातार मजबूत होना, तो इसी वजह से यहाँ पर निवेशक जो है वो आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। नतीजों की बात करें, वित्तीय नतीजे भी क्वार्टर 4 में मजबूत रहे थे। मैनेजमेंट जो है भविष्य की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर हो चुका है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजिए, पिछले 6 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना आप, तो 10% की गिरावट स्टॉक के अंदर साफ तौर पे दिखेगी, यानी कि 6 महीने में बहुत कुछ खास कर नहीं पाया ये स्टॉक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और दूसरी खबरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली जो कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। यहाँ पे गुरुवार को कंपनी 5% के अपर सर्किट पे पहुंचती हुई दिखी। यहाँ पे 613 के इंटरडे के हाई पर लॉक हो गए यहाँ पे, और तेजी की वजह है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP लॉन्च किए जाने की खबर के वजह से यहाँ पे उत्साह देखने को मिला। 24 जून को QIP लॉन्च करने को मंजूरी दी गई थी और इसके तहत स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर उनसे इक्विटी शेयरों के लिए बोली आमंत्रित की गई है। QIP का उद्देश्य बेसिकली क्या है? पूंजी जुटाना, जिससे कंपनी अपने कारोबार के विस्तार और वित्तीय स्थिति को और मजबूत कर सके। कंपनी ने QIP के लिए करीब 613 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। ये कीमत सेबी के नियमों के तहत निर्धारित प्राइसिंग फॉर्मूले के आधार पर तय की गई है। कंपनी ने ये भी कहा कि शेयरधारकों की मंजूरी के मुताबिक फ्लोर प्राइस पर अधिकतम 5% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? देखिए, इस फंड को जुटाने का मकसद जो है कंपनी के लिए अतिरिक्त लिक्विडिटी तैयार करना और नेट डेट को कम करना है। साथ ही आने वाले समय में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित अवसरों का फायदा जो है उठाने के लिए कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करना चाहती है। यहाँ पे अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो एक साल के अंदर 483% का मुनाफा इस कंपनी ने निवेशकों को कमाकर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते अडानी ग्रुप जो है सुर्खियों में रहा, एक के बाद एक खबरें आई। 4 खबरों पर हमारा फोकस है और उससे आपको तमाम स्थितियां जो है समझ में आ जाएंगी। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने AGM में शेयर होल्डर्स को संबोधित किया और अपनी स्पीच में जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कहा कि पिछला साल ग्रुप के लिए काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी पीछे नहीं हटी और लगातार काम करती रही और आगे बढ़ती रही। इस बीच कंपनी के भविष्य की ग्रोथ को लेकर कई बड़े ऐलान होते हुए दिखे। यहाँ तक कि ग्रुप ने अडानी एटॉमिक एनर्जी नाम की नई कंपनी बनाई है और साल 2035 तक 10 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता विकसित करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। यानी कि एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी अब देखिए कंपनी एंट्री कर चुकी है। अब ऐसे में ब्रोकरेज की कई रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा अपग्रेड को लेकर भी काफ़ी रेटिंग एजेंसी जो है वो काफ़ी अपग्रेड कर रही है कंपनी को। देखिए, अब इस जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट को आपको सुनना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर को कैश कंपाउंडिंग मशीन तक बता दिया। उनका कहना है कैश कंपाउंडिंग मशीन बेसिकली क्या होती है, जो अब लगातार जो है यहाँ पे मुनाफा कराती हुई दिखती है यहाँ पे। अब उनका कहना है कि कंपनी का नया बिजनेस मॉडल पहले के मुकाबले कम जोखिम वाला और ज़्यादा मुनाफेदार हो गया है। ओवरवेट की रेटिंग दी है, 775 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं यहाँ पे। अडानी पावर का बिजनेस मॉडल उनका मानना है कि बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले कंपनी क्या करती थी, कमाई का जो बड़ा हिस्सा था वो पावर परचेज एग्रीमेंट और मर्चेंट पावर बिक्री के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर था, लेकिन अब कंपनी लंबी अवधि में PPA आधारित प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इससे कंपनी को हर महीने, तिमाही या फिर आधार पर जो है आय जो है कंपनी की आती रहेगी। एक फिक्स्ड इनकम बन गई है। बाजार में बिजली की कीमतों के उतार चढ़ाव का अब कोई खास असर पड़ेगा नहीं। कंपनी की कमाई जो है अब वहाँ पर अनिश्चितता जो है वो घटेगी और मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि अडानी पावर ने पहले से भेल L&T के जो इक्विपमेंट है उनकी बुकिंग कर रखी थी, जिससे कैपेक्स कंपटीशन की तुलना में 10% से लेकर 30% तक कम रहेगा यहाँ पे। इससे पीयर्स कंपनियों के सामने बिड यानी कि जो बोली लगाएगी उस पर कंपनी को और बढ़त हासिल हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ पे आपको नजर रखनी चाहिए, काफ़ी काम की खबरें हैं यहाँ पे। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखिए, क्योंकि अडानी ग्रुप के जरिए पावर सेक्टर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के ऐलान की घोषणा की गई है और ग्रुप की प्रमुख वेंडर कौन सी कंपनी है? डायमंड पावर। तो ये जो चीज़ है इस हिसाब से आप इस पर नज़र रख सकते हैं। बाकी अपनी वित्तीय सलाहकार से राय लीजिए। मैं कोशिश होती है कि खबरों के अंदर की खबर आपको बताई जा सके। तो ये सबसे बड़े उनके जो है वो क्लाइंट है यहाँ पे, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी ग्रुप की दूसरी बड़ी खबर जो है यहाँ पे, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने क्या किया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और BBB यहाँ पर करते हुए देखे हैं। साथ ही कंपनी के लिए स्टेबल आउटलुक जो है वो बरकरार रखा है। एजेंसी का मानना है कि कंपनी की मजबूत कारोबारी स्थिति और स्थिर कैश फ्लो से आने वाले सालों में बड़े निवेश प्रोग्राम को संभालने में कंपनी सक्षम होगी। S&P के मुताबिक अडानी पोर्ट्स ने घरेलू बंदरगाह क्षमता को मौजूदा
करीब 65.3 करोड़ मैट्रिक टन से बढ़ाकर 2030 तक 1 अरब मैट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस विस्तार योजना के तहत कंपनी कारोबारी साल 2027 और 28 में सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ और साथ ही कारोबारी साल 2029 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स कर सकती है। ये पिछले सालों के लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानित निवेश का लगभग 65% हिस्सा घरेलू बंदरगाह के विस्तार, स्पेशलाइज्ड कंटेनर टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने में खर्च होगा। अब क्या अनुमान है वो मैं आपके सामने देता हूँ। S&P का अनुमान है कि भारी निवेश के बावजूद कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी रेशो कारोबारी साल 2027 और 28 में लगभग 2.6 गुना बना रहेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी फिगर दिखती है। ये कारोबारी साल 2023 के 4 गुना के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो सकता है यहाँ पे। अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 खबर थी, चौथी खबर पर इस पर बात करते हैं। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने अब क्या एक और ऐलान किया है। एयरपोर्ट यूनिट, जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग है, वो देश के 6 प्रमुख एयरपोर्ट के आसपास इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान उन्होंने किया है। कंपनी अपनी पुणे जो मालकान वाली जो सब्सिडी है कंपनी है अडानी एयरपोर्ट सिटी के जरिए इस परियोजना के पहले फेज में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगी। ये प्रोजेक्ट मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास करीब 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इन एयरपोर्ट सिटीज़ में होटल, रिटेल, मनोरंजन और कन्वेंशन सेंटर, ऑफिस स्पेस और तमाम जो सुविधाएं हैं इंटीग्रेटेड करके पूरा शहर विकसित किया जाएगा। तो और इससे जो है वो नेटवर्क को और बेहतर जो स्थिति में लाया जा सकेगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि किस कदर एकदम 360 डिग्री जो है अडानी ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर एक सेक्टर पे जो है एग्रेसिवली जो है वो अपने कदम बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल पर्दे के पीछे आपको ये पूरा शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।